हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायो स्टेशन में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपका एक थर्ड पार्ट है इम्यून सिस्टम का। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इनेट इम्यूनिटी और सेकंड पार्ट के अंदर हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड जो पार्ट है बेसिकली वो हमारी बुक्स में बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट किया है जिससे कि आप उसके बारे में मैक्स टू मैक्स नॉलेज जो है गेन कर सके। आज हम जिस टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज नॉन एज स्वयं प्रतिरक्षा यानी कि ऑटो इम्यूनिटी। देखिए, आज का जो फॉर्मेट है वो हिंदी में जरूर बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो वर्ड्स हैं यहाँ पर वो इंग्लिश में ही है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको जो टर्म्स हैं वो उस पर फोकस करें। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। जब हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर इनेट इम्यूनिटी को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था बेसिकली वो हमारे बर्थ टाइम से ही साथ में है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था, देन आफ्टर बर्थ हम उसको गेन करते हैं बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड, बहुत अलग अलग तरीकों से। लेकिन एक्चुअल में जो ऑटो इम्यूनिटी है, इस ऑटो इम्यूनिटी का एक अलग ही पोर्शन वहां पर क्रिएट होता है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है, ऑटो मतलब कि स्वयं, और इम्यूनिटी मतलब होता है प्रतिरक्षा। मतलब कहने का यह है कि आपकी जो WBC है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो अगर आपके बॉडी के अदर सेल्स को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, मतलब कहने का यह है कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही आपके शरीर के अंगों को नष्ट कर रही है, दैट इज नॉन एज ऑटो इम्यूनिटी। और इसके थ्रू जो डिजीज क्रिएट होती है उसको अपन बोलते हैं स्वयं प्रतिरक्षा रोग यानी कि ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मींस कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी एंड देयर पार्ट्स दे आर हार्मफुल फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यानी कि वो कहीं ना कहीं पर आपके अन्य अंगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। कहीं ना कहीं पर अगर मैं इसके कारण की बात करूं तो WBC की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर कुछ कैरियर प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं जिनके पास में एक आइडेंटिफाई पावर होती है, लेकिन एक्चुअल में वो उस आइडेंटिफाई पावर को या सेल्फ और नॉन सेल्फ मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के ही पार्ट्स को यानी कि अपने ही सेल्स को अदर सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, जिसका जो इफेक्ट है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स पे पड़ता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, अगर कोई भी डिजीज जो ऑटो इम्यूनिटी के थ्रू हो रही है, यानी किसी डिजीज के अंदर जो एंटीबॉडी जो क्रिएट हो रही है वो खुद हमारी सेल्स को डैमेज कर रही है, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक डिजीज को समझाया हुआ है एंड दैट इज नोन एज रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो मतलब कहने का क्या है कि रूमेटाइड जो आर्थराइटिस है ये क्या है। जनरली अगर मैं इसकी कनेक्शन की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं पर ये मेजरली हमारी जो बोन्स है, हमारी जो हड्डियां हैं, ये उनको इफेक्ट करती है। और जिनके अंदर भी रूमेटाइड आर्थराइटिस डिजीज होती है उन कैंडिडेट्स के अंदर उनके जॉइंट्स का लूज हो जाना, उनके हाथ पैरों की शेप का चेंज हो जाना, पेन होना, स्वेलिंग होना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन हम एक एक करके उसमें स्टेप टू स्टेप चलेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रतिरक्षा प्रणाली साइनोवियम पर हमला करती है तो उसमें सूजन आ जाने से कार्टिलेज एवं जोड़ों के बीच की हड्डी नष्ट हो जाती है। ठीक है, साइनोवियम क्या है, जो आपके जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन अवेलेबल है वो मेम्ब्रेन जो है दैट इज नोन एज साइनोवियम। और बेसिकली साइनोवियम पर आपकी ही बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो अटैक कर रही है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम। जब उसने उस पर अटैक कर दिया तो अटैक करने के बाद में जो वहां पे साइनोवियम में सूजन आने से जो कार्टिलेज है यानी कि दो बोन्स के बीच में जो जोड़ बना रहा है कार्टिलेज, जो मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, टिश्यू है, कार्टिलेज जो है उनके बीच का जो पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से टेंडेंस और लिगामेंट जो है उनके बीच में खिंचाव होता है, जिसकी वजह से आपके हाथ, पैर, फिंगर, ये सब की जो शेप होती है बेसिकली वो चेंज हो जाती है। तो मतलब कहने का यह है कि क्या केवल जो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है क्या केवल बोन्स को ही इफेक्ट करता है? नहीं, हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी सेल्स है वो किसी भी पार्ट पर अटैक कर सकती हैं। इसीलिए जब हम इसके इफेक्टिव बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो इफेक्टिव बॉडी पार्ट के बेस पे हम ये कहते हैं कि किसी भी तरीके का हमारा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, किसी भी तरीका एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी पर भी इफेक्ट कर सकती हैं। अगर मैं ऑर्गन्स की बात करता हूं तो हमारे लंग्स है, लीवर है या आईज है, इन पर भी मेजरली इफेक्ट करती हैं। ठीक है,
रूमेटाइड जो है बेसिकली, इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करता हूं, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं मेल एंड फीमेल, तो फीमेल में इसके सिम्टम्स दिखने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सम बुक्स कि जो फीमेल जो बेसिकली कभी भी दे डोंट हैव अ पावर ऑफ लेइंग बेबीज, जो कभी भी जो शिशु को उत्पन्न नहीं करती हैं, उनके अंदर भी ये चांसेस जो होते हैं वो देखने को ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट के रूमेटाइड जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो उसकी फिंगर्स जो होती है वो शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और एक प्रॉपर जो है वो अपने हैंड को कवर या मुट्ठी बंद जो है वो नहीं कर सकता है। फिर एक और बात आती है कि बेसिकली कई बार हम देखते हैं जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी में थोड़ी सी अकड़न जो होती है वो देखने को मिलती है। नेचुरली अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे वो जो अकड़न है जो आपकी बॉडी में थोड़ा सा उस टाइम पे, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, जो बेसिकली एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द मसल्स की वजह से क्रिएट होता है। लेकिन एक्चुअल में सुबह के समय जो अकड़न है वो किसी अदर आर्थराइटिस को भी इंडिकेट कर सकता है, जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। नॉर्मल नेचुरल वाली जो मैं आपको अकड़न बता रहा हूं वो एक्चुअल में क्या है, कुछ टाइम के बाद में ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें जो है टाइम है जो एक्सेस लगता है और ये कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा पेनफुल भी रहती है। ठीक है, जहां पर भी जॉइंट्स है वो जॉइंट्स में पेन होगा एक्सेस, वो रेड हो जाएंगे, वहां पे स्वेलिंग जो होगी वो एक्सेस क्रिएट हो जाएगी। ये इसका एक बहुत बड़ा मेजर सिम्टम है। इसके अलावा जो एनर्जी है उस कैंडिडेट को हमेशा थकान रहना, एनर्जी लॉस, ये हाई टेम्परेचर, चेस्ट पेन, ड्राई आईज, है ना, लंग्स में प्रॉब्लम, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स इसको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से ये होता है। देखो जनरली बहुत सारे जो रीजन है इस डिजीज के, रूमेटाइड आर्थराइटिस के, वो हमारे लिए अननोन है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो है हमारी जो बुक्स है वो डिस्कस करती है बेसिकली कि अगर किसी कैंडिडेट का अगर बहुत ज्यादा हाई वेट है, बहुत ज्यादा वजन है, तो कहीं ना कहीं पर उसको ये जो डिजीज है वो इफेक्ट कर सकती है। और अगर किसी कैंडिडेट के इस तरीके का अगर मोटापा होगा तो डेफिनेटली उसकी कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। तो हाई कोलेस्ट्रॉल क्वांटिटी जो है वो भी एक मेजरली पार्ट है रूमेटाइड आर्थराइटिस का। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जो एजेड पर्सन होते हैं, एजेड पर्सन, उनके नेचुरली जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो वहां पर भी जो चांसेस हैं वो हो रहे हैं। यहाँ पे जो स्मोकिंग है इसकी वजह से भी इसके चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अगर फीमेल्स जो है वो स्मोकिंग कर रही है यहाँ पर, तो वहां पर कैपेबिलिटी ज्यादा होगी इस डिजीज के एक्टिवेट होने की। कोई भी एक कैंडिडेट जो आपकी फैमिली में वो इससे इन्फेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं पर इसका इफेक्ट किसी अदर पे भी पड़ने के चांसेस होते हैं। अगर प्रिकॉशन की मैं बात करूं तो प्रिकॉशन का इनके जस्ट अपोजिट है कि बेसिकली अपना जो वेट है बॉडी का उसको ज्यादा ना होने दें। कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्वांटिटी अगर ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं पर द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ द कोलेस्ट्रॉल दे मेक्स अ स्ट्रोक, वो स्ट्रोक क्रिएट करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं पे हार्ट फेल या चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो मतलब कहने का ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखना है। और जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने से हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू अ फ्लेक्सिबल पार्ट, वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाती है। और फ्लेक्सिबल अगर वो हो रही है तो आपकी बॉडी जो है एक बहुत ही सूटेबल और बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग कर सकती है। और स्मोकिंग को तो हर कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। तो मीन्स कहने का ये है कि अगर मैं एक बार छोटा सा इसका रफली अगर आपको डिस्कस करूं, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? किसी भी जेनेटिक्स या किसी भी एनवायरमेंटल या किसी भी अदर रीजन की वजह से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी अदर सेल्स को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके थ्रू अगर कोई डिजीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, होता क्या है इसमें? साइनोवियम पर अटैक होता है। साइनोवियम अटैक कैसे हो रहा है? जो हमारे जॉइंट्स है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन अवेलेबल है उस पर ये अटैक करते हैं और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। बोन्स इसका मेजरली इफेक्टिव पार्ट होते हैं। वैसे ये अदर पे भी इफेक्ट करता है, जैसे कि हमारे आई, डाइजेस्टिव सिस्टम, एनी टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करता हूँ, सिम्टम्स में जैसे कि फीमेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं। नॉर्मल जो हम मॉर्निंग टाइम में जो हमारे बॉडी में थोड़ी सी अकड़न होती है, बिकॉज लैक्टिक एसिड वहां पर अवेलेबल होता है इन द मसल्स, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। और आर्थराइटिस वहां पे हो सकता है, अगर लंबे टाइम तक है तो ऑस्टियो आर्थराइटिस। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके के फैक्टर और इसका प्रिकॉशन जो है। अब बात यहां पर ये आती है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि बेसिकली जो ये डिजीज है, इस डिजीज के टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, अगर सबसे पहली बात तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो उसकी बोन्स हैं
उस बॉन्स का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्षरण विघटन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। तो सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई, इन सब के थ्रू आप ये चीज पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में वो जो वहां पे डिकम्पोजिशन यानी कि जो विघटन हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है, कितना हो चुका है, किस लेवल से आपको दवाइयां जो मेडिसिन है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, फिर उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, सारा जो खेल है यहाँ पर वो एंटीबॉडी का है, सारा जो खेल है। ठीक है, तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो टेस्ट है ये क्या करेगी, ये आपको इस टेस्ट के थ्रू ये पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो किस लेवल पे हो रहा है, इन सब के बारे में हमको इस टेस्ट के थ्रू पता चलता है। फिर आता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वैसे तो ये एरिथ्रोसाइट के लेवल को इंडिकेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर इसका एक कनेक्शन स्वेलिंग से भी है कि जो स्वेलिंग जो आ रही है क्यों आ रही है, क्या रीजन हो सकता है, क्या वो स्वेलिंग रिलेटेड है एरिथ्रोसाइट से, इसका डिस्कशन आप इस टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। थर्ड आता है रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट, जिसको आप आरए फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें एक ब्लड टेस्ट होता है सर, और ब्लड टेस्ट होने के बाद में जो ये रूमेटाइड जो फैक्टर है अगर ये अवेलेबल है, दैट मीन्स कि उस कैंडिडेट के अंदर रूमेटाइड आर्थराइटिस डिजीज जो है वो बन चुकी है और एक अच्छे लेवल पे वो वर्किंग वहां पे कर रही है। ठीक है, फिर आता है एंटी सिट्रेनिटेड प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एंटी सिट्रेनिटेड प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर आपकी बॉडी की जनरली एंटीबॉडी की जो टेस्ट है, जो जांच है वो क्रिएट यहाँ पर नॉर्मली होती है। फिर आता है सर सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। देखिए हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली सी रिएक्टिव प्रोटीन अवेलेबल होता है नॉर्मली, और जिसका डेवलपमेंट लीवर के थ्रू क्रिएट होता है, लीवर के थ्रू। लेकिन एक्चुअल में ये सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो लेवल होता है ये होता है कम हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए इसका लेवल बहुत एक्सेस होने लग गया तो लीवर पे कहीं ना कहीं पर एक अटैक स्टार्ट हो जाता है, तो इसके टेस्ट भी है जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात इसकी मेडिसिन को लेके। जनरली अगर अपन बात करें तो मेडिसिन इसकी कहीं एक अच्छी जो ऑथेंटिक जो बुक है उसमें कुछ ज्यादा डिस्कस किया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ मेडिसिन यहाँ पे बता रखी है, जैसे कि इम्यूनोसुप्रेसेंट्स, एक मेडिसिन है जो बेसिकली आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल एक अच्छे जो रिलीफ है वो करवाती है। सेकंड आता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन, जिसको आप NSAID के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो है मेडिसिन, इस मेडिसिन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर रिलीफ जो है वो हो जाता है। प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो इसका अभी अच्छे से नहीं पता है, लेकिन आपकी बॉडी को एक जो रिलीफ है वो वहां पर मिलने लगता है। फिर आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी मेडिसिन है। और फिर आता है एंटी रोमेटिक मेडिसिन, को आप DMARD भी बोलते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन के मैंने यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं टैली करके बहुत सारी जगह से, कि जो एक्चुअल में इस डिजीज के अंदर एक्चुअल में एक प्रिकॉशन, या मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा एक फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी को रेस्ट कराने के लिए, आपकी बॉडी को एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिलवाने के लिए हेल्पफुल होती है। जनरली जो ये ऐसे पेशेंट होते हैं, कैसे पेशेंट, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, इनको फूड के अंदर जनरली विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, अगर बाय द वे वो ऐसा फूड ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन A, C और E अवेलेबल है, तो उनकी बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग की जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी लेवल कम हो जाता है, यानी कि ये जो विटामिन है ये कहीं ना कहीं पर उस स्वेलिंग को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जनरली आज जो हमने इतना बड़ा फॉर्मेट बनाकर जो डिस्कस किया है, वो डिस्कस हमने यही किया है केवल कि एक्चुअल में जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है वो क्या होती है, क्वेश्चन इसमें से कैसे बनेंगे, कि आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेशन ऑटो इम्यूनिटी का, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कोई डिजीज इसके रिलेटेड जो है, सबसे हमारी जो बुक है NCERT की, RBSC की, वो बुक हमको इस डिजीज के बारे में बताती है। आप इस डिजीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपके पास में कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, जनरली आप जो इसके टेस्ट हैं ये मैंने काफी जगह से टैली करके आपको लिए नोट डाउन करवाए हैं, तो इन पे थोड़ा सा आप अच्छे से फोकस जो है वो करें। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसको आप अच्छे से नोट कर लें। और जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने जो वीडियो में बोले हैं वर्ड्स, उन वर्ड्स पे फोकस करें। ठीक है, सारे जो नेम्स हैं इंग्लिश में ही है। ठीक है, तो इस वजह से, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।